सर, ठीक है ठीक है। तो बेटा एसी जनरेटर क्या है? मैंने कहा था कि जो बेटा करंट है, करंट के जो पर्टिकुलर सोर्सेज हैं, कितने सोर्सेज हैं जो आज के टाइम में जिनसे मैं करंट जनरेट कर सकता हूं। एक होता है केमिकल इफेक्ट, इसमें सारी बैटरीज और सेल्स आती हैं। दूसरा होता है बेटा सोलर इफेक्ट, सोलर पैनल्स। तीसरा होता है बेटा यहां पर एक जो हाइड्रोलिक। तो जो बाकी सोलर को छोड़ के और केमिकल इफेक्ट को छोड़ के जितने भी प्रोसेस हैं, केमिकल्स को और सोलर एनर्जी को छोड़ के जितने भी प्रोसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, चाहे वो एनटीपीसी है थर्मल पावर से, चाहे वो हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, चाहे वो विंड मिल है, या आप स्कूटी बाइक में जो ऑल्टरनेटर्स यूज करते हैं, वो सब में एक जनरेटर यूज होता है। और वो जनरेटर करंट जनरेट करेगा, और वो करंट होती है अल्टरनेटिंग करंट। तो चाहे आप स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, तो उन सब के अंदर जो बैटरी को चार्ज करता रहेगा एक मिनी जनरेटर होता है। और बेटा उस मिनी जनरेटर को ही हम एसी जनरेटर कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट करंट में बदलने के मेरे पास और तरीके होते हैं, पर कमर्शियल पर्पज में या हैवी लोड को ऑपरेट करने में हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। आपके घर में जो करंट आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। शादी में, किसी फंक्शन में जब लोड बहुत ज्यादा होता है तो हम एक्स्ट्रा जनरेटर मंगाते हैं। तो जनरेटर एक छोटा सा पार्ट होता है, पर उसे ऑपरेट करने के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज होते हैं। कोई मैकेनिकल एनर्जी, कोई इंजन लगा दिया उसके साथ में, इंजन उसे रोटेट कराएगा। हाइड्रोलिक पावर प्लांट में बहुत बड़े बड़े टरबाइन्स लगाए, ऊपर से पानी आके गिरा और वो बेटा टरबाइन को रोटेट करेगा, जिससे कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। एनटीपीसी जो स्टीम के थ्रू भी उस टरबाइन को रोटेट कराते हैं, विंड मिल में स्टीम के थ्रू। दैट मीन्स एसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस which converts mechanical energy into electric energy। एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे मैं क्या कहता हूं? एसी जनरेटर। 3 फेज के जनरेटर्स होते हैं। जो अमेरिकन स्टाइल है, अमेरिका में 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज पर सारी पावर चलती है, वहां सिंगल फेज जनरेटर यूज होते हैं। हम उन्हीं जनरेटर्स को पढ़ते हैं। एक डबल फेज भी हो सकते हैं, एक ट्रिपल फेज होते हैं जो हम इंडियंस यूज करते हैं। आप देखोगे कि जो बेटा वायर होती हैं, जैसे मेन सप्लाई लाइन है उसमें 3 वायर होती हैं। तो 3 वायर में 3 फेज है। एक फेज को किसी एक गली को जोड़ दिया, दूसरे फेज से दूसरी गली को जोड़ दिया, तीसरे फेज से तीसरी गली को जोड़ दिया। अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इस तरह से नहीं होती है। और आपको ये सोच के अजीब सा लगेगा कि जब से दिल्ली में रिलायंस वगैरह आए हैं प्राइवेट कंपनीज, इन्होंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को 30% रिड्यूस कर दिया। यदि ऑल ओवर इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी लॉस की बात की जाए तो 80% इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है, ड्यू टू द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस, ड्यू टू द टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इतनी दूर दूर प्लांट लगे हुए हैं, इतनी दूर दूर इलेक्ट्रिसिटी को लेके आएंगे तो हीट में, बाकी रेडिएशंस में 80% इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। अमेरिका जब भी किसी टाउन को प्लान करता है तो प्लानिंग में उसके यहाँ पहले सोर्स ऑफ
वाटर, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों को ध्यान रखा जाता है। इंडिया में उल्टा होता है, पहले एक प्राइवेट कॉलोनाइजर ऐसी कॉलोनी काट देता है, कॉलोनी बढ़ती चली जाती है, पहले लोग ऐसी डोरियां यूं ही फालतू की बिजली कहीं से भी ले लाके अपना काम चलाते रहते हैं, फिर कोई नेता सेता आएगा वो वहां उसे अप्रूव करेगा, पता ही नहीं लगता लोड कितने की जरूरत थी कितना नहीं है। तो यहां पर बेटा जनरेटर्स 3 फेज जनरेटर यूज करते हैं, और ये 3 फेज जनरेटर इतना टिपिकल होता है कि ये केवल इंजीनियरिंग क्लासेस में जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग बहुत ज्यादा टिपिकल प्रोसेस है। हम जो पढ़ते हैं ये अमेरिकन स्टाइल पढ़ते हैं, एक सिंगल फेज है, एक सीधी सी रेक्टेंगुलर कॉइल लेनी है, 2 मैग्नेट्स के बीच में उसे रोटेट कराना है, और रोटेट कराते हुए बस वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। तो 5 नंबर का बेटा टॉपिक आता है और बिल्कुल समझने वाली बात होती है। तो देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, बात करूं क्या है, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस which converts mechanical energy into electric energy। क्लासरूम वाली सर वो लोग कराना, जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, अपने आप लगाया होगा उसमें, वो क्या कर सके। वंश क्या हुआ बेटा, वंश एंड प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट, इज नोन एज एसी जनरेटर। क्या कहते हैं बेटा, इसे एसी जनरेटर कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट सिंगल फेज, दूसरा बेटा डबल फेज, तीसरा बेटा ट्रिपल फेज। और हम पढ़ेंगे किसे बेटा, यहां सिंगल फेज जनरेटर। अब इस जनरेटर में सबसे पहली बात आती है बेटा प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट whenever magnetic flux change linked with coil, then EMF induced in it, and due to resistance of coil, current is also induced। क्या होगा बेटा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, एंड द रेट ऑफ चेंज of magnetic flux is directly proportional to induced EMF।
इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद फिर बात आती है बेटा कंस्ट्रक्शन। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? किसी भी जनरेटर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रोटेटर, एक होता है स्टेटर। तो अब रोटेटर क्या है? जो रोटेट करेगा। जैसे आपके घर में फैन है, फैन का आधा पार्ट रोटेट करता है, आधा स्टैटिक होता है। जिस रोड से आपने फैन को लटकाया हुआ है वो रोड फिक्स होती है, और नीचे का जो रोटर है वो बेटा रोटेट करेगा। तो यहां भी जब जनरेटर बनाते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक बेटा रोटेटर और एक स्टेटर। क्या होता है जरा देखो, इट कंसिस्ट ऑफ an armature coil that is a frame of iron in the rectangular form. PQRS attached with axle or shaft, या तो एक्सल होता है या बेटा शाफ्ट होती है। यूजिंग insulated copper wire, a rectangular coil is wounded over it in odd number of turns. किसमें लेते हैं बेटा? ओड नंबर ऑफ टर्न्स। मैंने पहले भी कहा था बेटा कि यदि आप इवन नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है और वो बेटा काम नहीं कर पाता। ये प्रिंसिपल भी हटा देता हूं। ओड नंबर ऑफ टर्न्स कैसे? odd number of turns. Both the ends of the rectangular coil are welded to the full rings or commutator R1 and R2, which are fixed on the shaft. ये शाफ्ट पर क्या होते हैं बेटा? फिक्स्ड होते हैं। पहले इतनी बातें देखो आप, और बेटा समझने की बात है ये बेटा एक इधर से बनाता हूं। एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, पहले एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया, ये आयरन का बेटा एक फ्रेम है। ये बेटा एक
ये है शाफ्ट, ये है बेटा रेक्टेंगुलर कॉइल या फ्रेम ऑफ आयरन। यहां पर दो फुल रिंग्स बनाते हैं। और बेटा ये इस पर फिक्स होती है। जैसे मेरी फिंगर, ये इस फिंगर में ये एक रिंग है बेटा, ये इस पर फिक्स है। जब ये घूमेगा तो ये रिंग भी इसके साथ साथ ही घूमेगी। एक और बेटा इसी तरह की ये दो फुल रिंग्स, इस पर ये रिंग R1 है बेटा, ये रिंग R2 है। यहां एक कॉपर वायर बाउंड करते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स में। और इसे बेटा यहां पर वेल्ड कर देते हैं। इसे बेटा यहां पर वेल्ड कर देते हैं ऐसे। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये वायर टूटेंगे नहीं। सर भाई का नंबर चाहिए सर क्या करते हो? पेन का नंबर सनी का नंबर देख भैया। तो सनी का नहीं हमके पापा का नंबर है अंग्रेजी का नंबर होता नहीं कि होता है। लेकिन 98107 9 9 107 7 107 29 29 556। ये अंदर के नंबर तो बेटा ये दोनों वायर इस पर बाउंड कर दिए, और ये जब इसे मैं रोटेट करूंगा ऐसे, ये यू घूम के आएगी। ये बेटा P है, ये Q है, ये R, ये S। ये पूरा रोटेटर है। यहां पर दो कार्बन ब्रशेस, एक कार्बन ब्रश ये ब्रशेस B1, एक कार्बन ब्रश B2, और इन दोनों को एक स्प्रिंग से बेटा अटैच कर देते हैं। तो ये फिक्स ऑन द शाफ्ट and the commutator slides over the full rings, over the carbon brushes B1 and B2 arranged with the help of स्प्रिंग। जो स्प्रिंग से क्या कर रहे होते हैं बेटा, स्प्रिंग
स्प्रिंग से उन्हें अटैच कर देते हैं। एक्चुअल में क्या है, जैसे पेन है बेटा और ये मैंने रिंग ले ली है, ऐसे ब्रश है, तो इस पर जब ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो ये ऐसे जब बहुत टाइम तक ऐसे रोटेट करता रहेगा तो घिस जाएंगी, और जब घिस जाएंगी तो इनके बीच में गैप बनेगा, और वो गैप यदि ज्यादा हो गया तो जो करंट आना था वो आना बंद हो जाएगा। ये इस पर घूमता रहेगा, ये घिस गए तो ये स्प्रिंग लगी होती है, इन्हें दबा के रखा अंदर की तरफ, जिससे कि जो इनमें करंट आया वो करंट क्या हो जाए, बाहर आ जाए। और इन कार्बन ब्रशेस से एक वायर लेके बेटा एक रेजिस्टेंस और इसमें जितना भी करंट आता है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। वो वर्किंग में अभी बताऊंगा मैं कि किस तरह से बेटा वो चेंज हो जाता है। तो अब बात आती है इस पूरे सिस्टम को मैं कहता हूं रोटेटर, एंड दिस अरेंजमेंट नोन एज रोटेटर। इसे क्या कहते हैं हम, रोटेटर। अब बेटा दिस इज प्लेस्ड between two concave magnets which provides the powerful magnetic field, यहां पर बेटा एक मैग्नेट ये और एक मैग्नेट बेटा ये, N, ये बेटा S, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, और बेटा यहां से ये इसका नॉर्मल है। अब होगा क्या कि मैंने इस कॉइल को रोटेट कराया तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है चेंज करता रहेगा और उसमें करंट जनरेट होगा। देखो कैसे, मेरे पास एक ये है जैसे डिस्क सी, ये है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल रखी थी ऐसे, यहां ये ऐसे, ये रहा PQRS, इसके पीछे भी वही PQRS। अब क्या है, ये ऐसे रखी है, ये हो गया नॉर्मल, इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इसे मैंने ऐसे रोटेट कराया, तो जब ऐसे रोटेट कराऊंगा यहां आ गया, तो यहां पर जब ये था नॉर्मल ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था 90 डिग्री, और धीरे से 90 डिग्री पर फ्लक्स क्या होता है बेटा, जीरो। जब ये ऐसे रखा था तो इसमें करंट जीरो, जब ये ऐसे घूम के आया यूं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, नॉर्मल भी इधर, एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, और इसमें करंट जनरेट होगी। फिर ये घूम के आएगा ऐसे, फिर जीरो, फिर ये मैक्सिमम, ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, और इसके घूमने से इसके अंदर करंट जनरेट होगी। और वो करंट कैसे जनरेट होगी, उसकी क्या वर्किंग है वो बेटा अभी देखो। तो यहां पर जब ये इस तरह से घूमेगा तो ये होगी इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऐसे आ जाएगी, और ये जितनी फास्ट रोटेट करेगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, करंट जनरेट होगा, उतना ही उसमें करंट होगा। और ये बेटा कंस्ट्रक्शन है। तो जो 5 नंबर का टॉपिक आता है, सबसे पहले एसी जनरेटर क्या होता है, फिर बेटा उसका प्रिंसिपल क्या है, फिर कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बनाना है। इन चीजों को ध्यान से देखते हैं। ये जैसे ये है, और ये जो ब्लैक है ये इसके अंदर रिंग है, फिक्स रिंग है, तो ये जैसे ये रोटेट करेगा ये भी इसके साथ साथ रोटेट करेगा। जैसे मेरी फिंगर है ये, जब ये ऐसे घूम रहा है,
तो ये जो फिंगर है ये है लाइक ए कार्बन ब्रशिस। जो इसके अंदर करंट आएगा वो कार्बन ब्रशिस के थ्रू बाहर आ जाता है, स्लाइड करते हुए होते हैं, और उस स्लाइडिंग सिचुएशन में करंट क्या होगा, इससे बाहर आ जाता है। ये है बेटा कंस्ट्रक्शन। इसकी वर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्किंग में 5 डायग्राम बनाने पड़ते हैं, अभी आप देखना। और वर्किंग यदि आप सही से नहीं लिखते हैं तो बेटा कुछ नहीं मिलता। कहानी में कुछ नहीं रखा हुआ, बस एक डायग्राम मेन होता है। पहले आप वर्किंग को देखेंगे, उसके बाद बात समझ आएगी कि क्या हो रहा है। इसलिए मैंने ये लकड़ी का पट्टा सा यूज किया हुआ है। तो अब बात आती है बेटा वर्किंग। ये कंस्ट्रक्शन होगी। किसी को कोई डाउट? धीरज? नो सर। अंजलि? नो सर। मनीष? यस सर। नो सर। अबे मनीष यार, फीस वीस भी नहीं आ रही, कितने हो गया? देने का मन नहीं है क्या आपकी बार? सर मैं बैंक में से लिंक भेजा है मैंने। नहीं देगा? सर मेरे को घर आके देनी पड़ेगी शायद आपको इस महीने की। अरे तो घर आ जा, कुछ देखा ना बेटा तूने? अरे बाकी नहीं बच्चे सर, थोड़ा सा देखा सर, फिलहाल होगी आज। पता नहीं और लोग कैसे फीस ले लेते हैं एडवांस में, हमें तो बच्चे महीना पूरे होने पे भी नहीं देते। सुनो बेटा, अब आती है बात वर्किंग। वर्किंग में मुझे डायग्राम भी बनाना है, मुझे बेटा सारी चीजें। तो पहले मैं कहानी लिखता हूं कैसे कैसे होगी, फिर बेटा समझाता हूं। जरा देखो क्या है बेटा। व्हेन रोटेटर इज रोटेटिंग बाय मैकेनिकल एनर्जी, इन ऐसे घूम रहा था बेटा मेरे सामने, ऐसे ऐसे का मतलब फ्लो हुआ है। देन आर्म PQ moves up and RS moves down। इसे ध्यान से देख बेटा, क्या कह दिया मैंने। ये है मनीषी, ये थी। जब इसे बेटा तू क्लॉकवाइज घुमाएगा तो कौन सी आर्म ऊपर आई? अरे कौन सी आर्म ऊपर आई? PQ। PQ। और नीचे कौन चला गया? RS। ये RS नीचे हो गया ना, ऐसे यू रखा हुआ। यस सर। PQRS। तो जब ये आया, ये नीचे चली गई ऊपर। Then magnetic flux change 0 to maximum and maximum to 0 in half rotation। आधे रोटेशन में ये क्या हो गया बेटा, 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0। एंड इंड्यूस करंट फ्लो इन द कॉइल PQRS along P to Q to R to S by Fleming right hand rule। देखो कैसे, ये है बेटा, ये है मैग्नेटिक फील्ड।